हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। स्वागत है एक बार फिर से आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास के अंदर। तो सभी स्टूडेंट्स को जैसा कि पता है कि पिछले सेशंस के अंदर अपन ने जो टॉपिक कवर किया था वो था चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में सारी बातें अपन ने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। ईच एंड एवरी पॉइंट, कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं है जो चार्ज के बारे में अपन ने डिस्कस ना किया हो। अब यहाँ पर हम आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं करंट के बारे में, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। करंट या चार्ज का बहना क्या होता है, इससे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है, उन सब चीजों को अपन आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट फटाफट से सेशन को अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर जरूर से कर दीजिए, है ना। चलिए, तो लास्टली अपन ने ये डिस्कस किया हुआ था कि किसी भी मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें तीन कैटेगरीज को अपन ने डिस्कस किया था। पहला कैटेगरी नंबर 1, जिसमें आप लोगों के पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी डेफिनेशन को अपन ने डिस्कस किया था। और धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन और न्यूट्रल जो आयन होता है वो किस प्रकार बनता है उसको डिस्कस भी किया था। तो लास्ट जो अपन ने सेशन ओवर किया था उसमें अपन ने ये देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, और इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई बेसिक इंफॉर्मेशन अपन ने पिछले सेशन के एंड में डिस्कस कर ली थी। अब हम यहां पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशुतोष जी, स्वागत है। तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई साहब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम किसी भी पदार्थ को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले सेशन को नहीं देखा है मैं उन सबको ये बता दूं, जो इस सेशन को अभी फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं, चाहे वो अभी देख रहे हो या फिर बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कल परसों देख रहे हो, उन सब स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE का ये सेशन नंबर 3 है। शुरुआती 2 सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप इजी प्रेप चैनल या इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाइएगा, वहां पर आपको BEE का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां लेक्चर 1 और 2 अवेलेबल है, उसको जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है आपका ये लेक्चर नंबर 3। अब यहां पर एक चीज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि लेक्चर नंबर 2 के एंड में, यानी चार्ज वाला जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था उसके एंड में हमने ये डिस्कस किया था कि एक तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या चीज होती है, इसके लिए हमने कहा था कि नाभिक के चारों ओर बाह्य कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं और जितना बाहर वाला ऑर्बिट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक से जो है वो कमजोर रूप से बंधा हुआ होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाह्य कक्ष में जो होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी ऊर्जा अगर दे दी जाए तो ये अपने कक्ष को छोड़कर बाहर चले आते हैं और पूरे पदार्थ में, मैटर के अंदर किसी भी तरीके से विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उस चीज को अपन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज अपन ने यहां पर जो है वो समाप्त करी थी और अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई साहब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इनके बेसिस पर हम किसी भी पदार्थ को 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जहां अपन ने पिछला सेशन समाप्त किया था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, चालक, कुचालक और अर्धचालक, 3 प्रकार की कैटेगरीज हमने यहां पर बनाई है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उस हिसाब से मटेरियल अलग तरीके से बिहेव करेगा। सबसे बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पदार्थ के प्रॉपर्टीज को, गुणधर्म को निर्धारित करता है। यहां पर अधिकतम किसी भी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बाह्य कक्ष में 1, 2 और 3 हैं
तो ये सारे के सारे सुचालक यानी कि यहां पर कंडक्टर कहलाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में 5, 6, 7, 8 के आसपास हो तो ये आपके इंसुलेटर यानी कुचालक कहलाते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष के अंदर अगर 4 होता है तो ये सेमी कंडक्टर कहलाता है, यानी ये बीच का होता है चालक। यहां पर ये कुचालक का भी काम कर सकता है और चालक का भी काम कर सकता है, डिपेंड्स कि आपने उसको किस प्रकार की कंडीशंस पे रखा है। रूम टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, रूम टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। और थोड़ी सी अगर उसको एनर्जी दे दी जाए, थोड़ा सा उसको हीट अप कर दिया जाए तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके बेसिस पर हमने यहां पर कैटेगरी प्रोवाइड करी। और ये चीज अपन डिटेल में यहां पर थ्योरी में समझने वाले हैं, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहला हेडिंग लिखा है कंडक्टर। चलिए पढ़ते हैं इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर कंटेंट है ताकि डिप्लोमा और डिग्री या फिर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी प्रकार के स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके। जो स्टूडेंट सेशन में आ चुके हैं, एज यूजुअल परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के तहत वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस मार्क करें और उसके बाद में क्लास को अच्छे से एंजॉय करें। यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो दिखा गया है वो ये है कि ए सब्सटेंस which has a large number of free electron at room temperature is called conductor of electricity, that is all matter, all metals। जितने भी प्रकार के धातु हैं दुनिया में, उन सभी धातुओं के अंदर आपने अगर केमिस्ट्री के अंदर आवर्त सारणी पढ़ा है या फिर आपको आवर्त सारणी केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएगी डिप्लोमा से अगर आप हैं, तो उस केस में आप वहां पर आवर्त सारणी में पढ़ते हैं कि मेटल भी होते हैं, कुछ धातु होती हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं। ऐसे आप उसमें आवर्त सारणी में जो है वो मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और सेमीकंडक्टर्स को, इन चीजों को स्थान दिया गया अलग अलग जगहों पर। तो जितने भी मेटल्स हैं उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी रहती है कि उन सभी के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो भी सामान्य रूम टेम्परेचर पर। मगर मतलब कि उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए, मुक्त अवस्था में लाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो जिस स्टेट में है ऑलरेडी वो एक तरीके से फ्री ही है। और आपको इस चीज का एक एग्जांपल भी मैंने आप दिया था पिछले सेशन के एंड में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के कॉपर के मैटर या पदार्थ के अंदर, केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब के कॉपर के मटेरियल के अंदर 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आपके पास फ्री में अवेलेबल हैं, जो किसी भी दिशा में कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे कंडक्टर्स या ऐसे पदार्थों को हम चालक के नाम से जानते हैं कि भैया ये मेटल जो भी हैं वो क्या हैं, वो कंडक्टर्स हैं, वो विद्युत का चालन करते हैं, उनके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है आसानी। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दुनिया भर के फ्री हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, उनको कोई बाइंडिंग फोर्स जो है वो रोक नहीं रहा है, वो किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब चार्ज बह सकता है। चार्ज क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो उसका एक आंतरिक प्रॉपर्टी है जो उसमें पहले से, तो चार्ज बह सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बह सकता है। एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में कैसे भी मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ऐसा हम चालक के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल जेई वाले इस सेशन को ले सकते हैं आशुतोष, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका सबसे कॉमन सब्जेक्ट है। और ये केवल ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे यहां पर। दूसरा मैं ये बता दूं कि हर एक स्टूडेंट को जो डिप्लोमा कर चुका है या बीटेक कर चुका है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये चीजें आसान है, क्योंकि उसने एक बार पढ़ ली, डिप्लोमा में पढ़ ली, फिर उसने बीटेक में फिर से पढ़ ली, तो उनको लगता है यार ये क्या चीज पढ़ाई जा रही है। मगर कई बार ऐसा होता है कि आप बीटेक डिप्लोमा से बिना बेसिक कंसेप्ट के बस आप चीजों को मतलब टू बी ऑनेस्ट रट कर पास हो गए, या फिर आपने जो है वो इतना ध्यान दिया नहीं और आपके मार्क्स आ गए और आप भुला गए उन कॉन्सेप्ट्स को।
आपको ये नहीं पता कंडक्टर कंडक्टर क्यों कहलाता है, इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों कहलाता है, करंट आया कहां से, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये सब चीजें एक बार जानना बहुत जरूरी है। ये इंटरव्यू के लिए भी काम आता है और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां भी काम आता है। तो अपन बहुत गहराई के साथ एक एक चीज को पढ़ने वाले, आगे चल करके रजिस्टर, कंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है, करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, ये जितने भी टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रिकल में काम आते हैं उन सबको गहराई से पढ़ने वाले। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। हम मोस्टली किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? कॉपर का, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड तो भाई साहब आपको भी पता है लाखों रुपए के ऊपर चल रही है, चांदी भी लाख से ऊपर चल रही है किलो के भाव, और गोल्ड के भी तोला के भाव लाख से ऊपर चल रहे हैं, तो भाई बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए अपन सामान्यतः कॉपर को एज ए कंडक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। वह पदार्थ जिसमें कमरे के तापमान पर मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, जैसे सभी धातुएं। और सभी अच्छे कंडक्टर जो हैं उनमें चांदी, तांबा और सोना इस क्रम के अंदर उनकी कंडक्टिविटी रखी गई है। अब यहां पर बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है सर? व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या होता है? तो हमने कहा भाई इंसुलेटर जो है वो ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस, ए सब्सटेंस विच हैज वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। वह पदार्थ जिसमें बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे विद्युत का इंसुलेटर, या फिर आप इसे हिंदी में लिखेंगे कुचालक। क्या होता है? कुचालक। चालक और चालक का हो गया कुचालक। तो इंसुलेटर जो है इसको आप क्या लिखेंगे? कुचालक लिखेंगे, कुचालक। इज कॉल्ड एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत का कुचालक कहलाते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है ही नहीं, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो पूरे पदार्थ में कहीं पर आ जा सके, तो चार्ज का फ्लो ही नहीं है। चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा है तो हमने क्या बोल दिया कि भैया ये कुचालक है, ये अपने अंदर में से चार्ज को प्रवाहित नहीं करवा सकता क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जनरल बात हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा मोस्ट सब्सटेंस इंक्लूडिंग प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, पेपर और लगभग लिक्विड्स या गैसेस इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये सारे के सारे पदार्थ किस कैटेगरी में आते हैं? इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। और फिर तीसरा आता है सेमीकंडक्टर, जिसको कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मतलब आधा चालक है, तो आधा क्या है? कुचालक है। तो इस केस में क्या है? दे आर नीदर कंडक्टर्स नोर इंसुलेटर। ये ना तो पूर्णतया चालक है और ना ही पूर्णतया कुचालक है, मतलब न्यूट्रल रहने वाला बंदा है ये। These substances have crystalline structure and contain very few free electron at a room temperature. Therefore, at room temperature, a semiconductor is practically behave as insulator. Most common semiconductor are silicon, germanium and carbon. साफ साफ शब्दों में कहा गया है ना तो ये कंडक्टर है ना ही ये इंसुलेटर है, ये दोनों ही नहीं होते हैं। इनके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। तो आपके फिजिक्स वाले पोर्शन में जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे वहां पर आपको इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाकर दिखाया जाएगा कि ये कैसा होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको नहीं बताया जाता, तो आपको फिजिक्स वाले पोर्शन में ये पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद में बात करें, गुड मॉर्निंग विनीत, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद में अपन ने एग्जाम्पल देख लिया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और सामान्य अवस्था में ये रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं, ये अपन को समझ में आ गया। ये अपने तीन प्रकार के मटेरियल हो गए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तीन प्रकार के अपन ने जो है वो मटेरियल को वर्गीकृत किया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हमें किससे मतलब है? चालक से मतलब है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के बहने का मतलब, चार्ज के बहने का मतलब यह है कि ढेर सारा चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ के अंदर इधर उधर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। और विद्युत धारा यहां हेडिंग क्यों लगाया है? क्योंकि बहते हुए चार्ज को यानी चार्ज के फ्लो को ही विद्युत धारा कहा जाता है, इसलिए हेडिंग क्या लगी हुई है? इलेक्ट्रिक करंट।
यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज जो टॉपिक है उसे हम किस नाम से पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से पढ़ते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें। ये अपने पास में एक कॉपर का स्ट्रिप है, कॉपर का ये क्या है? एक अपने पास में प्लेट है। अच्छा, इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, एक टॉपिक और है जिसको अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। ये रहा एक टॉपिक है छोटा सा, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इस टॉपिक पे आएंगे, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि करंट आया कहां से। चलिए, ये टॉपिक अपन को पहले पढ़ना होगा। इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ करंट कंडक्शन इन मेटल्स। मैकेनिज्म ऑफ करंट कंडक्शन इन मेटल्स, ये क्या कहता है टॉपिक? ये टॉपिक जो है, इसको इस डायग्राम से मैं समझा रहा हूं, एक बार थोड़ा सा आप इस पर फोकस करना अच्छे से। ये एक मेटल का टुकड़ा है और जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बता चुका हूं, जो नाभिक से कमजोर रूप से बंधे होते हैं और वो रूम टेम्परेचर पर ही अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गए हैं और पूरे पदार्थ में रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी दिशा में रेंडमली मूव कर रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, अब ऐसा एक नहीं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन हैं जो इस पूरे के पूरे लैटिस के अंदर, लैटिस कह लो आप, पदार्थ कह लो, सब्सटेंस कह लो, कंडक्टर कह लो, एक ही बात है। हम कंडक्टर वर्ड यूज करेंगे क्योंकि अब हमने कैटेगराइज कर दिया, अब हमने सब्सटेंस को या पदार्थ को तीन रूप से कैटेगराइज कर दिया, तो अब हम कंडक्टर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी भी दिशा में रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये एक नियत गति से ट्रेवल करते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां गया, तो यहां पर इसको एक एटम मिला। कौन सा एटम? जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया बाह्य कक्ष से, उसमें अभी बचे कुछ इलेक्ट्रॉन तो हैं जो नाभिक के नजदीक हैं, जो मजबूती से बंधे हुए हैं। तो ये एक एटम यहां था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराया, इसने कहा ओ सॉरी भाई साहब, और ये इधर चला गया। या फिर एक एटम आया, उससे टकराया, इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला, तो इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहा मैं, किधर चला। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराते रहता है और किसी भी दिशा में रैंडमली मूव करता रहता है। जैसे वो आप एक रिमोट कंट्रोल वाली कार देखते हो ना, जिसमें सेंसर लगा होता है, चलते रहते, फिर दीवार से टकराई, टकराते पीछे मुड़कर इधर चलने लगती, फिर टकराई, फिर पीछे मुड़कर फिर इधर चलने लगती। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। तो ये रैंडमली किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। अच्छा, पहला टकराव इसका हुआ एटम के साथ, दूसरा इसमें एक और तरीके का टकराव होता है और वो टकराव होता है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस एटम से टकराने के बजाय किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है, यानी दो गाड़ियां चल रही और दोनों आपस में टकरा गई। तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन का दो तरीके का कोलिजन होता है, दो तरीके का टकराव होता है। एक टकराव उसका हुआ एटम्स के साथ और दूसरा टकराव हुआ अपने ही दूसरे सहकर्मी इलेक्ट्रॉन के साथ। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन का एटम से लगातार टकराव रैंडमली होता रहता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी के सभी अपनी मर्जी से किसी भी दिशा के अंदर चलते रहते हैं और इस वजह से उनका जो नेट फ्लो है वो जीरो हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो दूसरा इधर से इधर जा रहा है, तो दोनों का नेट फ्लो, दोनों को जब जोड़ा तो अपने पास में क्या वैल्यू निकला? जीरो मिला। तो सामान्य अवस्था में
जब इस चालक को आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये कॉपर का टुकड़ा है और ये मैंने ऐसे मेरे हथेली पे रखा हुआ है, इसमें इस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा साहब? क्योंकि इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से जिस चाहे उस दिशा में घूम रहे हैं, और इस वजह से इस वायर के अंदर, इस टुकड़े के अंदर, इस चालक के अंदर धारा का प्रवाह या चार्ज का प्रवाह, नेट फ्लो जो है वो जीरो है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्या करना है सर? अब हमें इनको अनुशासित करना है, उन सभी इलेक्ट्रॉन को हमें अनुशासित करना है। अनुशासित करेंगे कैसे? हमने कहा कि एक काम करो, आप एक बैटरी लगा दो, बैटरी। अब नेक्स्ट सेशन जो अपन लेकर के आएंगे उसमें अपन इस चीज को पढ़ेंगे, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है। अभी अपन करंट पढ़ रहे हैं, करंट के बाद अपन पढ़ेंगे वोल्टेज या पोटेंशियल, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वहां चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि ये जो बैटरी है इसने एक पोटेंशियल अप्लाई किया है, एक वोल्टेज अप्लाई किया है इस कंडक्टर के अक्रॉस। अब अभी आपने वोल्टेज पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसको फिलहाल मैं देसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्या चीज है। फिर अपन इसको वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि भाई इस पोटेंशियल की परिभाषा क्या है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई बंदा जो है उसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, वो कुछ भी करता है, वो 10 बजे उठा, 15 बजे खाया, 16 बजे सोया, मतलब किसी भी समय कुछ भी कर रहा है। और अब उसके जीवन के अंदर एक कोच आए जो उसको छड़ी से मार मार करके अनुशासन सिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे उठना है, तेरे को प्रैक्टिस करनी है, तेरे को इस समय खेलना है, ये खाना है, ये पीना है, और उसको तैयार करते हैं एक खिलाड़ी के तौर पे। तो वो जो कोच है वो उसके जीवन पे क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुझे ये काम करना और इसी तरीके से करना है, और वो उस चीज को फॉलो भी कर रहा है, क्योंकि अब उसके ऊपर एक बंदा है जो हर वक्त नजर रखे हुए हैं और वो उससे वो काम करवा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में चल रहे होते हैं, उनका नेट फ्लो जीरो होता है, उनका प्रभावी प्रवाह जीरो होता है। हमने एक बैटरी लगा दी है जो उन इलेक्ट्रॉनों के जीवन में एक नियत दिशा निर्धारित कर देता है। कैसे कर देगा सर? एक बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी है सर? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आयन होता है, ये आपने हमें पढ़ा रखा है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो भाई वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, और ये पोलैरिटी भी कैसी है बैटरी की? नेगेटिव। तो 2 समान पोलैरिटी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है सर, ये भी आपने पढ़ा रखा है पिछले सेशंस के अंदर। तो ये नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को उधर की तरफ धक्का लगेगा, भागो। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो क्या कर रहा है, इस वक्त रैंडम मूव कर रहा था, फिर क्या करता है, यही इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर चलने लगता है। अच्छा, इसके पास वाला इलेक्ट्रॉन भी उसी दिशा में चलेगा, उसके पास वाला इलेक्ट्रॉन भी उसी दिशा में चलेगा। ऐसे करके सभी इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में जब प्रवाहित करेंगे तो आपस में उनका कोलिजन अब नहीं होगा, क्योंकि उन सबको एक दिशा मिल गई। तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा दी जाती है प्लस से माइनस की तरफ, तो ये इधर प्लस है इधर माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र E एक सदिश राशि है। ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। तो ये एक सदिश राशि जिसमें इसकी दिशा जो है वो कुछ इस प्रकार है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तीर के निशान की तरफ, इस निशान की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ इस तरफ जाना शुरू हो गया। तो नेगेटिव पोलैरिटी से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे, और उसी समय इस तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पोलैरिटी है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो इधर से तो लग रहा है धक्का और इधर से हो रहा है आकर्षण, तो एक नियत प्रवाह बन जाता है यहां पर इलेक्ट्रॉनों का या चार्ज का। एक ही बात है, आप पढ़ चुके हैं, दोनों को एक ही चीज कह सकते हैं। तो जब ये एक नियत प्रवाह बन जाता है, इसी नियत प्रवाह को हम क्या कहते हैं, धारा यानी कि करंट के नाम से जो है वो हम पहचानते हैं या जानते हैं। ये है मैकेनिज्म ऑफ करंट कंडक्शन इन मेटल्स। धातुओं में धारा के प्रवाह का जो मैकेनिज्म है, जो क्रिया विधि है, वो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करी है। अब अपन इसी चीज को चलते हैं और अपना जो मेन डायग्राम जिसे मैं अभी समझाने वाला था उसके ऊपर जाते हैं। ये रहा, अब देखो ये यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी है,
इससे इलेक्ट्रॉन धक्का लग रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन गया, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, पॉजिटिव के अंदर। जब ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, उसके पहले से ही क्या ये चीजें थी, नहीं थी। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि करंट तो पहले से भी था, करंट तो पहले से भी था, मगर इस कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिकों ने जब दिया, उससे पहले तक हम एक चीज मान चुके थे कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव में जाता है। ये हम पहले से मान चुके थे। जब हमने इस चीज को प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली, तो पता चला कि असल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में जाते हैं, मगर चूंकि हम पहले से मान चुके थे कि करंट पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जो चीज पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, उसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस दिशा का ही फर्क है। तो एक काम करो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो नेगेटिव से पॉजिटिव आयन की तरफ है, ये तो फिक्स है, नेगेटिव से पॉजिटिव पोलरिटी की तरफ है, ये फिक्स है, मगर जो धारा का प्रवाह है वो आप हमेशा के लिए मान लीजिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो कन्वेंशनल करंट यानी कि जो आपकी धारा है उसका मूलतः दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ माना गया है। माना गया है मतलब ये पूरी दुनिया ने मान लिया है, इसलिए आप और मैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या होता है, वो चीज अपन ने यहां समझी। इसी चीज को लिखा गया है, द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मुक्त इलेक्ट्रॉनों या आवेश, देखो इलेक्ट्रॉन बोलूं चाहे आवेश बोलूं एक ही बात है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के निर्देशित प्रवाह को, निर्देशित क्यों, क्योंकि उनको दिशा किसने दिखाई, इस बैटरी ने दिखाई। इसने कहा कि भाई तुम्हें इस दिशा के अंदर जाना है, और इस प्रवाह को हम क्या कहते हैं, इस डायरेक्टेड प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। यहां पर आपको विद्युत धारा क्लियर हो गई होगी पूर्ण रूप से, और इसी चीज की थ्योरी को अब आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं लाइन टू लाइन इसकी थ्योरी पढ़ रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार में ही कर दिया है। डिप्लोमा कर चुके स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा बेसिक, ये तो हमें आता है, मगर जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम डिप्लोमा में आए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ने पर एक बहुत ही नया मतलब कॉन्सेप्ट है। तो आप धैर्य रखें, अपन एकदम जीरो से चीजों को पिकअप कर रहे हैं ताकि हर वो बच्चा जिसका बेसिक बिल्कुल भी जीरो या जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको बहुत अच्छे से क्लास जो है वो समझ में आ सके। आप इंतजार करें एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट का। अगर आपको बेसिक आता है तो आप थोड़ा धैर्य रखें कि हाँ सर ठीक है, ये मुझे आता था, मेरा रिवाइज हो गया, अब मुझे और अच्छे से समझ में आ गया, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। क्लियर? चलिए, तांबे की पट्टी में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कॉपर स्ट्रिप में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब विद्युत दाब या वोल्टेज लगाया जाता है, जो वोल्टेज है वो क्या है, वो एक ड्राइविंग फोर्स है, दाब है, प्रेशर है जो हमने उस पर लगाया ताकि वो फ्लो करे। मान लीजिए एक पानी के पाइप में पानी पड़ा है मगर बह नहीं रहा, आपने मोटर लगा दी, अब वो पानी क्या करेगा, एकदम फोर्स के साथ बहने लगा। तो मोटर क्या है, वो ड्राइविंग फोर्स है जो उस पानी को फ्लो करा रहा है। तो बैटरी इसी तरीके का काम कर रही है जो पानी की मोटर कर रही है एक तरीके से। तो पानी हुआ चार्ज, पाइप हुआ कंडक्टर, और जो मोटर है वो है आपका वोल्टेज। जो मोटर चलाओगे तो पानी बहेगा, तो जो बैटरी लगाओगे वो चार्ज बहेगा। बात खत्म। तो यहां पर अपन ने लिखा कि तांबे की पट्टी में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब विद्युत दाब या वोल्टेज लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होने के कारण परिपथ के चारों ओर धनात्मक टर्मिनल की ओर गति करने लगते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और इलेक्ट्रॉनों के इसी निर्देशित प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। आई होप आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नोट के पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट है, अपन उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या करंट को और किस पर मतलब डेफिनेशन से बोला गया है, करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मतलब धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, ये चीज अपन ने देख ली कि हाँ भाई चार्ज का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा है। अब इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन पदार्थ का एक अवयव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी मैटर में पहले से उपस्थित है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, मतलब इलेक्ट्रॉन पदार्थ का अवयव है। इसीलिए विद्युत धारा भी गतिशील पदार्थ है। मतलब ये कि देख भाई A बराबर B है और B क्या है, C है, तो A बराबर C हो गया। मतलब A कौन है, विद्युत धारा, और B कौन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो हमने कहा विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है।
अब बी सी है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद पदार्थ का एक अवयव है, तो हमने कहा कि ए सी के बराबर होगा, यानी विद्युत धारा भी हमारे पदार्थ का एक अवयव होगा, एक अभिन्न अंग होगा। इस तरीके से हमने यहां पर बोला है कि विद्युत धारा गतिशील पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ कौन है? पदार्थ है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बोलूं चाहे गतिशील पदार्थ बोलूं, एक ही बात है, उस दोनों ही चीज को विद्युत धारा कह सकते हैं। ये सिर्फ एक मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट था जो आपको अलग नजरिए से देखने के लिए आपको लिखाया गया कि आप इस चीज को, इस डेफिनेशन को एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी इसको याद रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the actual direction of electron is from negative terminal to positive terminal। इलेक्ट्रॉन का वास्तविक जो दिशा होता है, इलेक्ट्रॉन की वास्तविक दिशा जो होती है वो सेल के बाहरी परिपथ में उस भाग से होकर ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होती है, ये तो हमने देख लिया। However, मगर इट इज अज्यूम्ड, ये माना गया है, दैट करंट फ्लोड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल वाया सर्किट। हालांकि ये माना जाता है कि धारा सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, कहेगा भाई करंट के फ्लो को किस से किस दिशा में लिया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? सर करंट के फ्लो को सर मैं KIT से हूं, क्लास में ऐप का क्या लिखा है? ये क्लास में ऐप का ही देखता हूं। अच्छा, आप ओके AP लिखना था, APP हो गया, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग ओमपाल, स्वागत है। सर ऐसी एनालिसिस में दिक्कत होती है, डर लगता है देखने में ही, कोई बात नहीं, अपन उस डर को हमेशा के लिए तुम्हारे जिगर से निकाल देंगे। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे चाय है, चाय पियो और भगवान का नाम लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, सब हो जाएंगे। हाँ भाई, सर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी पढ़ाते हैं? नहीं भाई, मैकेनिकल को नहीं पढ़ाते हैं। अगर ये सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के है तो फिर मैकेनिकल के भी टीचर हो गए हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये चीज यहां तक की क्लियर हो गई है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या है देख लिया, अब करंट की यूनिट क्या है? फिजिक्स के अंदर आप लोगों को पढ़ाया गया है, जो सभी स्टूडेंट्स डिप्लोमा से हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें आप लोगों को बताया गया है कि 7 SI यूनिट्स होती है। उसमें धारा को एक SI यूनिट का दर्जा दिया गया है कि भाई इसमें एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, तो उनके नाम से ही इनका यूनिट रखा गया, एम्पियर, AMPERE। और यूनिट को लिखने के 7 नियम होते हैं, किसी भी यूनिट को लिखने के 7 रूल्स होते हैं। वो 7 रूल्स भी आप लोगों को फिजिक्स के अंदर पढ़ाए गए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं करी है तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप SBTE बोर्ड से हैं, कौन से वाले बोर्ड से हैं? SBTE जो बिहार में लगता है, ओहो ब्लैक मार्कर है क्या, तभी हम सोचे लिखा ही नहीं रहा है। SBTE बोर्ड से हैं तो आप इजी प्रेप का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। उस इजी प्रेप के मोबाइल ऐप के अंदर आप जाएंगे कोर्सेज में, तो वहां पर आपको सेमेस्टर कोर्स का एक बटन दिखेगा। उस सेमेस्टर कोर्स में आपको डिप्लोमा सेमेस्टर और बीटेक सेमेस्टर 2 अलग अलग ऑप्शन आएंगे। वहां आप डिप्लोमा सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर का आपकी ब्रांच का कोर्स मिलेगा। उसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको फिजिक्स का क्लास भी दिखेगा, वहां आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास भी दिखेगा, वहां आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के भी क्लासेस दिखेंगे। सभी क्लासेस लाइव चल रही हैं, तो आप फिजिक्स की क्लास को वहां पर जाकर के जो है वो एज अ डेमो देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन को भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास तो यहां पर देख ही चुके हैं, आप फिजिक्स की क्लास भी देखने के लिए इजी प्रेप की मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। अगर आप ये सब्जेक्ट SBT बोर्ड के अलावा किसी अदर बोर्ड में देख रहे हैं कि सर हमारा बोर्ड तो अलग है पर हमारे सब्जेक्ट सेम है, तो आप उस कोर्स को एनरोल करने के लिए इजी प्रेप के पीछे सेमेस्टर शब्द और जोड़ दें और गूगल प्ले स्टोर पे जाके इजी प्रेप सेमेस्टर का ऐप डाउनलोड करें। क्योंकि SBT बोर्ड के अलावा तमाम जितने भी बोर्ड हैं
उनकी क्लासेस जो है वो हम इजी प्रेप सेमेस्टर के ऊपर प्रोवाइड करा रहे हैं, और वहां पर आपको आपका सेमेस्टर का बैच अवेलेबल कराया गया, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेशंस के साथ साथ कंप्लीट नोट्स, जो भी पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पे, इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये वैलिडिटी जो कोर्स की रहने वाली है वो आपके एग्जाम तक रहने वाली है। मान लो 6 महीना वैलिडिटी दिया, एग्जाम 7वें महीने में हुआ, तो बिना किसी एक्स्ट्रा अमाउंट के आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप इस कोर्स को इस जगह से जो है वो एनरोल कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा इजी प्रेप का ऐप आप जरूर से डाउनलोड करिएगा। चलिए अब यहां पर बात करें अपन यूनिट ऑफ करंट की। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अब हमने कहा परिभाषा तो दे दी अपन ने कि चार्ज के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो फॉर्मूला कैसे बनाया गया, हमने कहा करंट, इसको हमने सिंबल दिया आई, कैपिटल आई, और इसके अंदर अपन ने इसकी परिभाषा के मुताबिक फॉर्मूला बनाया कि क्या प्रवाह हो रहा है, चार्ज का। तो चार्ज का प्रवाह हो रहा है तो हमने आधार किसको लिया, समय को, कि प्रति सेकंड जितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से। अब हमने कहा सर कहां से, तो कंडक्टर तो बहुत बड़ा है, तो हमने कहा इस पूरे कंडक्टर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जगह से प्रति सेकंड कितना चार्ज पास कर रहा है, इसको ही हम करंट कहेंगे। तो हमने करंट का यूनिट क्या दे दिया भाई साहब, करंट का हमने फॉर्मूला दिया I बराबर Q/T। आप सबको पता है चार्ज का वैल्यू होता है, या चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कुलाम, और यहां पर समय जो आपको दिया जाता है वो जाता है सेकंड में। कुलाम को कैपिटल C से लिखा जाता है और समय को स्मॉल s से लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिकों के नाम से आपकी यूनिट बनती है उसका जब सिंबल यूज किया जाता है तो कैपिटल लेटर में यूज किया जाता है। ये यूनिट को लिखने का रूल होता है। तो कैपिटल C डिवाइड बाय स्मॉल s, ये आपका यूनिट हुआ, और इसको वैज्ञानिक ने नाम दे दिया एम्पियर। तो एम्पियर का कैपिटल A लिखा क्योंकि एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। तो ये एम्पियर करके इसका यूनिट अपन ने दिया। सीएससी कोर्स से हूं सर, इलेक्टिव में क्या लूं? इलेक्टिव में तो आपके कॉलेज में जो पढ़ाएंगे वो लो भाई। आपके कॉलेज वालों ने पढ़ाया नहीं वो सब्जेक्ट, तुमने इलेक्टिव में ले लिया, तो फिर तुम्हें पढ़ाएगा कौन? और खुद से फिर आप पढ़ोगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट पे मेहनत कौन करेगा? तो कॉलेज वालों से पूछ लो कि भाई आप क्या पढ़ाओगे। इनफैक्ट कॉलेज वाले खुद ही आपके लिए इलेक्टिव चूज कर लेते हैं कि भाई हम यही पढ़ाएंगे, हमारे पास इसी का टीचर है, इसके अलावा और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अपनी मर्जी से लो, हमारे पास टीचर नहीं है। तो उस वजह से आप कॉलेज में पता करो कि इलेक्टिव कौन सा आपको लेना चाहिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी कूलम्स पर सेकेंड और एम्पियर। अब यहां पर 1 एम्पियर करंट को कैसे परिभाषित किया जाए, तो हमने कहा 1 एम्पियर करंट लेनी है तो 1 कूलम चार्ज ले लो और 1 सेकेंड ले लो, सबको 1 1 1 ले लो तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन बन जाएगा। तो क्या बोला, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेड टू फ्लो थ्रू ए वायर इफ at any cross section 1 coulomb of a charge flows in 1 second। 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज किसी भी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजर रहा हो तो उस धारा को 1 एम्पियर के नाम से कहा जाएगा। यहां कूलाम्स नहीं होगा, यहां कूलाम ही होगा, क्योंकि यूनिट में प्लूरल वर्ड यूज नहीं होता है। तो 1 कूलाम पर सेकेंड मतलब कितने भी चार्ज क्यों ना हो कूलाम ही लिखा जाएगा, कूलाम्स नहीं लिखा जाएगा। तो ये यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है। क्लियर? तो ये आप लोगों को करंट का फॉर्मूला भी पता चला कि I बराबर Q/T होता है, आवेश के प्रवाह को कहते हैं। तो हमने रेफरेंस लिया समय कि प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसको हम धारा का नाम देंगे और इसका यूनिट हमने ले लिया एम्पियर। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि करंट क्या है और फ्लो ऑफ करंट क्या है। अब हम बात करते हैं कि करंट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के प्रकार। उसमें हमने सबसे पहले यह डिस्कस किया कि करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। सर इसको आप साबित कैसे करेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? इसके लिए आप देखें कि मान लीजिए ये करंट है जो इधर से आया और इधर को गया। मान लीजिए यहां पर 10 एम्पियर करंट आया, 3 एम्पियर करंट इधर चला गया, 7 एम्पियर करंट इधर चला गया।
आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस करंट का एल्जेब्रिक सम करके वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ये करंट दिया ही नहीं जाता कि ये करंट यहां पर आई कितना होगा, तो आप आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर 10 एम्पियर करंट आई, 3 एम्पियर इधर चली गई, तो इधर कितनी गई होगी, तो 10 में से आप 3 घटा दीजिए, 7 एम्पियर करंट आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ये चीज आपने यहां जो करी है वो एक एल्जेब्रिक जो अपना गणितीय प्रक्रिया है वो करिए। 10 में से 3 गए, 7 आ गए। यहां पर इन दोनों ब्रांचेस के बीच में कोण भी बन रहा है, क्या आपने इस कोण को कंसिडर किया? क्या आपने इस एंगल को यहां यूज किया? जी नहीं, हमने इस एंगल को यूज नहीं किया है। तो जब आप केवल परिमाण की मात्रा करते हैं, मतलब परिमाण की बात करते हैं और इसमें दिशा की बात नहीं करते हैं, एंगल की बात नहीं करते हैं, वो स्केलर यानी अदिश राशि कहलाती है। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, सदिश राशियां, सिद्ध अदिश राशियां। तो यहां पर अपन ने करंट को जो है वो कौन सी राशि डिक्लेयर किया है कि भैया ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो भी स्केलर है और जो टाइम है वो भी स्केलर है। इस वजह से हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर होगा, क्योंकि I बराबर हम लिखते हैं Q डिवाइड बाई T, तो Q भी क्या है, स्केलर है, और आपका T भी क्या है, स्केलर है, तो I भी क्या बनेगा, स्केलर ही बनेगा। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछ लिया जाए आपके वाइवा में कि भैया करंट बताओ स्केलर है या वेक्टर है, तो आप स्केलर शब्द यूज कर सकते हैं और वहां पर आप ये बताएं कि भैया ये इस वजह से मैंने कहा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, एक एग्जांपल लेकर के आप सिंपली बता सकते हैं। अब हम बात करें इसके टाइप की, ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो उस केस के अंदर अब अपन यहां पर जो है वो आगे चल करके अपन है ना एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। फिलहाल इस स्टेप पर, कौन से, इस स्टेप पर जब आप नया नया सीखें, शुरू में आपने ये देखा है कि करंट क्या होता है, वहां पर आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि देखो करंट को मैं वेक्टर भी प्रूफ कर सकता हूं, तो फिर आपके दिमाग का रायता हो जाएगा। बोले अभी तो बोला स्केलर है, अब बोल रहे हैं वेक्टर है। तो धीरे धीरे अपन चीजों को समझेंगे। अभी फिलहाल इस स्टेप पर आपका ये जानना काफी है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपको करंट के टाइप्स पढ़ा रहा हूं। अब आपको पता चलेगा कि एक डीसी करंट होता है और एक एसी करंट होता है, और जब एसी करंट की बात आती है तो वहां पर अपन मैग्नीट्यूड के साथ साथ एंगल की भी बात करने लगते हैं, और वहां हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन चीजों को अपन लेटर ऑन आगे के स्टेप्स में डिस्कस करेंगे, जब आपके पास इतना इनफ बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा कि आप उस एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ सके। इसलिए फिलहाल आप दिमाग में यही रखें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बात खत्म। चलिए यहां पर अपन बात करें तो करंट जो है वो टोटल 3 तरीके से यहां पर मैंने डिफाइन किया है, इनफैक्ट जनरली डिफाइन किया जाता है। पहला करंट होता है डीसी, जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उसके बाद लिखा हुआ आपको थ्योरी एज इट इज पढ़ा दूंगा। दूसरा होता है वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट, और तीसरा यहां पर लिखा गया है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट के अंदर आपको देखते ही पता चल रहा है कि जो करंट का मान है वो समय के साथ नियत बना रहता है, चाहे कितना भी समय बदल दिया जाए धारा के मान में कछु परिवर्तन नहीं होता, कोई भी तरीके का चेंज नजर नहीं आता। करंट एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन किए हुए हैं, इसीलिए इसको बोला गया डायरेक्ट करंट। दूसरा वेरिएबल यानी बदलता हुआ धारा। तो यहां देखेंगे समय जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे यहां पर आपके धारा के मान में भी परिवर्तन नोटिस किया गया है, परिवर्तन देखा गया है। इसीलिए हमने दूसरी धारा को क्या नाम दे दिया, परिवर्तनीय धारा, यानी बदलती हुई धारा, जिसमें समय के साथ धारा क्या कर रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। और तीसरी धारा जो है वो है अल्टरनेटिंग धारा, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, मगर एक नियत तरीके का परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे यहां पर 0 से करंट शुरू हुआ, 1/4 समय में करंट अपने पीक वैल्यू पर पहुंचा, हाईएस्ट, और अगले 1/4 समय में वापस 0 हो गया। और सेम ये का ये उल्टी दिशा में यहां पर हो रहा है, अगेन 1/4 समय में नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंचा, नकारात्मक में, और फिर वापस 1/4 समय में 0 पे। तो जितना ये आधा साइकिल है उतना ही ये आधा साइकिल भी है, फर्क सिर्फ इतना ही, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। तो अल्टरनेट
अल्टरनेट का मतलब है एक बार प्लस तो दूसरी बार माइनस आएगा, तो तीसरी बार वापस प्लस ही आएगा, फिर चौथी बार वापस माइनस ही आएगा, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक नियत रूप से वहां पर चीज बदल रही है। एक अल्टरनेट वे में धारा प्रवाहित हो रही है, पहले पॉजिटिव में थी, फिर नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। तो इसको अपन ने कहा अल्टरनेट करंट। जितना पॉजिटिव में साइकिल है एज इट इज वैसा ही नेगेटिव का साइकिल भी है, इसीलिए धारा को अपन ने इसको बोला अल्टरनेटिंग करंट। प्रैक्टिकली हम दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो डायरेक्ट करंट प्रैक्टिकली हम देखेंगे आगे चल के भविष्य में, और एक अल्टरनेटिंग करंट। दो ही चीजें अपन देखते हैं। क्यों सर? क्योंकि हम विद्युत को जब पैदा करते हैं, जब हम जनरेट करते हैं विद्युत को, विद्युत ऊर्जा को या पावर को, तो हम अल्टरनेटिंग धारा को ही पैदा करते हैं। अल्टरनेटिंग धारा को पैदा करना सस्ता पड़ता है। ये चीजें आप भविष्य में आगे चल करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीखेंगे मशीन नामक सब्जेक्ट में। इलेक्ट्रिकल मशीन एक सब्जेक्ट है जहां पर आपको इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करना सिखाया जाता है कि कैसे ये जनरेट होती है। वहां आपको ये सीखने को मिलेगा कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करना सस्ता पड़ता है, और इसी एसी को हम कुछ उपकरण लगा करके डीसी करंट में बदल सकते हैं। ये भी आपको आगामी दिनों के अंदर एडवांस क्लासेस, जो आपकी बड़ी क्लासेस है, उसमें आपको सीखने को मिलता है। बाकी जो डिप्लोमा कर चुके हैं स्टूडेंट्स, उनको तो पता ही है कि एसी को डीसी में रेक्टिफायर नामक डिवाइस से बदला जाता है, और एसी को पैदा जो है वो जनरेटर नामक डिवाइस से किया जाता है। यहां तक आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। बस इन तीनों की मैं डेफिनेशन बता देता हूं, फिर आज की सभा को यहीं समाप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेडी करंट की। जो डायरेक्ट करंट है उसको अपन ने किस नाम से जाना है? स्टेडी करंट के नाम से जाना। स्टेडी मतलब स्थिर, स्थिर धारा। जब धारा का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे स्थिर धारा कहते हैं। देखो यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? डीसी, डायरेक्ट करंट। चित्र में स्थिर धारा और समय के बीच का ग्राफ दिखाया गया है। ये 1 नंबर चित्र के अंदर यहां पर आपको ग्राफ दिखाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि समय के साथ धारा का मान समान रहता है, बदलता नहीं है। बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा लगभग स्थिर धारा डीसी होती है। अब हमने कहा डीसी कौन देता है? बैटरी प्रोवाइड करती है। कोई भी सेल आप रिमोट में लगाते हैं, टीवी रिमोट में लगाते हैं, या फिर आपने माइक सिस्टम में लगा रखा है, वो मतलब या किसी भी ऐसी जगह जहां आपने कोई सेल या कोई बैटरी लगा रखी, वो हमेशा डीसी करंट ही देती है, वो हमेशा स्थिर धारा ही प्रदान करती है। तो स्थिर धारा के बारे में एकदम बहुत सिंपल तरीके से अपन ने चीजों को समझ लिया। दूसरा आता है वेरिएबल धारा या वेरिंग करंट। इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा कि जब धारा का परिमाण समय के साथ बदलता है, जब धारा का परिमाण समय के साथ बदलता है, इसे परिवर्तनशील धारा कहते हैं। और चित्र सेकंड में, यानी कि जो सेकंड नंबर फिगर है उसके अंदर आपको परिवर्तनशील धारा दिखाई गई है। परिवर्तनशील धारा और समय के बीच ग्राफ दिखाया गया है। धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। आपने देख लिया यहां पर धारा का मान समय के साथ यहां क्या कर रहा है? बदल रहा है। और तीसरा और आखिरी हमने यहां पर देखा है ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट देखा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें हमने देखा an alternating current is one whose magnitude changes continuously with respect to time and direction changes periodically। अब इस चीज को हिंदी में अनुवाद करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हिंदी में अनुवाद ये है, अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। तो यहां लिखा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण तो समय के साथ बदल ही रहा है, साथ ही साथ उसकी दिशा भी समय समय पर बदलती रहती है। तकनीकी और आर्थिक कारणों की वजह से, यानी टेक्निकली और इकोनॉमिकली, हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा ही उत्पन्न करते हैं, यानी एसी ही जनरेट करते हैं जिसमें साइन तरंग और कोसाइन तरंग होती है। यानी कि साइन की वेव और कोसाइन की वेव, ये आपको आगे सीखने को मिलेगी। वैसे आप मैथ्स के अंदर भी इस चीज को सीख सकते हैं। ये साइन का वेव होता है और ये कोसाइन का वेव फॉर्म होता है। हम हमेशा, अब ये भी अल्टरनेटिंग है, अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो ये क्या करेगा? ये एक तरीके का साइन वेव ही है, बस थोड़ा पहले शुरू हो गया, बस और कुछ नहीं। तो इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं क्योंकि धारा परिपथ में वैकल्पिक दिशाओं में प्रवाहित होती है। अर्थात 0 से t/2 समय के अंदर धारा एक दिशा में और t/2 से t सेकेंड तक धारा दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। देख लो यहां पे, पहले आपने देखा 0 से t/2 समय तक, 0 से t/2 समय तक धारा देख लो कैसे प्रवाहित हो रही है।
पॉजिटिव में, और t/2 से t समय तक धारा कैसे हो रही है, नेगेटिव में, इसीलिए इसको जो है वो प्रत्यावर्ती धारा कहा गया है। तो ये आप लोगों के 3 तरीके की करंट जो है वो अपन ने समझ ली, और इसके बाद अगला टॉपिक था ये मैकेनिज्म ऑफ करंट कंडक्शन, जो मैंने क्लास की शुरुआत में आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सेशन में अपन इसी चीज को आगे से यहां से आगे डिस्कस करने वाले हैं। सर करंट पढ़ लिया, करंट का नेचर समझ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, इसके बाद में करंट के टाइप देख लिए, अब और क्या बचा है, एक छोटा सा टॉपिक और अभी अपन को डिस्कस करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं इनकी मैंने बोला कि एक फिक्स गति होती है, उस गति को क्या कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसके अंदर एक समय भी होता है। मैंने कहा यहां से यहां जाएगा तब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो यहां से यहां जब ये नहीं टकराया उस समय अंतराल को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है, मतलब ये जो अपन ने मैकेनिज्म पढ़ा है इससे संबंधित जो भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को हम डिफाइन करके एक फॉर्मूला और डिराइव करेंगे, जहां पर आपका ये करंट वाला टॉपिक पूर्णतः समाप्त होगा। फिर आगामी सेशंस में अपन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, पावर, इस तरीके की बातों को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।